हेलो गाइस, आई एम आशीष। वेलकम टू विद्यालंका गेट सिविल यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम जानते हैं, जस्ट अबाउट 1 मंथ इज लेफ्ट फॉर गेट सिविल पेपर टू अकर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है हमारे लिए। दिस इज़ द टाइम जहां हमें अपने आप को प्रूफ करना है और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हमें अपना 100% देना है। तो इस टाइम पे मैं मान के चल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वुड हैव covered entire GATE syllabus once, or whatever they had in their mind before starting their GATE preparation, they would have covered it by now. तो इस टाइम पे हमें क्या करना है? इस टाइम पे हमें कोई भी नया टॉपिक और नया सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करना है। जो हमने अब तक पढ़ा उसको अपने पास रखना है और कुछ नया टॉपिक पढ़ के हमें अपने माइंड पे प्रेशर और बर्डन नहीं डालना है, क्योंकि जो भी हम नया टॉपिक पढ़ेंगे वो इट्स ओनली गोना ऐड प्रेशर एंड बर्डन टू आवर माइंड, एंड इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग आवर मार्क्स इट्स गोना डिक्रीज आवर मार्क्स। तो हमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है कोई नया टॉपिक पढ़ के, क्योंकि हमें यहाँ पे वो प्रेशर बिल्डअप करेगा। और सेकेंडली, जो भी हम टाइम लगाएंगे कोई नया टॉपिक पढ़ने में, उस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पुराने टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने में, उनको स्ट्रेंथन करने में, उनकी वीकनेस फाइंड करके उस पर ग्रिप बनाने में, राइट। तो क्वेश्चन ऑफ द आर इज राइट नाउ कि हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए ताकि हम अपने मैक्सिमम मार्क्स हैं वो स्कोर कर सकें इन फाइनल गेट पेपर। So that's why we have come up with this video, revision strategy for GATE Civil 2021. So sit tight and stay tuned till at the end in order to know all the various important points regarding effective revision. तो start करते हैं। जो पहली बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो वो नए नए टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो साफ़ होती रहती हैं, वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं, उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं ज़्यादा लंबे टाइम तक। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें सोच के हमें अपने आप को डिप्रेस नहीं करना है, हमें अपना मोरल डाउन नहीं करना है। ये काफ़ी नेचुरल बात है कि जो कंसेप्ट है वो स्लिप आउट हो जाते हैं, जो चीज़ें हैं वो लॉन्गर टर्म तक हम याद नहीं कर पाते हैं। सारे लोगों के साथ ये होता है, इवन टॉपर्स फॉरगेट थिंग। तो हमें ज़्यादा इस पे टेंस नहीं होना है, हमें ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। तो हम सबसे पहले साइंटिफिकली इस बात को समझते हैं कि रिवीजन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो एक एबिंगस एक साइंटिस्ट थे, दे हैव कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन नंबर ऑफ पीपल एंड दे हैव कम अप विथ फॉरगेटिंग कर्व। एबिंगस केम अप विथ फॉरगेटिंग कर्व। सो व्हाट डज दिस फॉरगेटिंग कर्व सेज कि जब भी हम कोई इमीडिएटली किसी टॉपिक को सुनते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं, तो हम 100% उसको रिकॉल कर पाते हैं और रिटेन कर पाते हैं, राइट। बट इवन टाइम व्हेन टाइम इलैप्स विद इन 1 to 2 days, वही टॉपिक को हम सिर्फ 33 to 28% रिटेन कर पाते हैं अगर हम उसको सुन के बस छोड़ दें, उसको हम रिवाइज ना करें। तो ये जो फॉरगेटिंग कर्व है, ये हमें शो कर रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन है वो बहुत ज़्यादा है। Importance of revision is very high in order to retain concepts over longer period of time, right। तो जो हमारी रिवीजन की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस कब हमें एक और चीज़ शो कर रहा है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन है वो जितनी ज़्यादा हाई होएगी, उतनी ज़्यादा हम कंसेप्ट को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे रिटेन कर पाएंगे। कि लेट जस्ट से यहाँ तक मैं कर पे आया, तो मैंने उसको दोबारा रिइंफोर्स किया अपने कॉन्सेप्ट्स को, तो मैं फिर यहाँ पे आ जाऊँगा। फिर अगर भूल गया तो फिर मैंने उसको रिवाइज किया तो फिर यहाँ पे आ जाऊँगा। तो जो ये रीइंफोर्समेंट्स हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी होएगी रिवीजन की, उतने ज़्यादा टाइम हम कंसेप्ट्स को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में रिटेन कर पाएंगे, और ये डेफिनेटली हमारे स्कोर में रिफ्लेक्ट होएगा। यानी जो हमारी रिवीजन है उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा है उतना हमारे लिए अच्छा है। तो हमारी रिवीजन है वो अच्छी होनी चाहिए और हमें इस चीज़ से भागना नहीं है। सबसे ज़्यादा टफ चीज़ होती है किसी भी चीज़ को जो तुमने पहले ऑलरेडी पढ़ी हुई है उसको दोबारा पढ़ना। तो रिवीजन इज़ अ वेरी टफ जॉब टू डू। तो हमें इससे भागना नहीं है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। पर हम जितनी ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी रहेगी हमारी रिवीजन की, उतनी ज़्यादा हमारा स्कोर रहेगा, चाहे जितना बोरिंग लगे। पर हमें अपने सब्जेक्ट्स को बार बार रिवाइज करना है। ओके, Now next point which I want to discuss is कि expected marks distribution अभी हमारे लिए relevant क्यों है और ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसको हमें समझना पड़ेगा। Let's just say कि किसी पर्सन को आरसीसी बहुत पसंद है, राइट। और उसने और इस सब्जेक्ट की डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है, तो उसने 2 to 3 days आरसीसी पढ़ने में ही लगा दिए। बट जो मैक्सिमम मार्क्स विच ही कैन गेट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट इज 5, राइट। और लेट्स जैसे उसको ट्रांसपोर्टेशन इतना पसंद नहीं है, बट मैक्सिमम मार्क्स विच ही कैन गेट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन इज 10। और इस सब्जेक्ट की ट्रांसपोर्टेशन की इतनी डेप्थ भी नहीं है, तो उसको वो ज़्यादा जल्दी भी कवर कर सकता है। तो उसने इसको टाइम नहीं दिया, इसको रिवाइज नहीं किया प्रॉपरली, और इसको बहुत ज़्यादा टाइम देख के बहुत रिवाइज किया। तो तो ऐसे करने में ये कोई स्मार्ट स्ट्रेटेजी है क्या? ऐसी स्ट्रेटेजीज हमें नहीं यूज़ करनी। हमें क्या करना है,
हमें पता होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से हम मैक्सिमम मार्क कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारी रिवीजन स्पीड है वो किस पे डिपेंड होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम अलॉट करना है, किसी भी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, इट शुड डिपेंड अपॉन कि मैक्सिमम मार्क्स हम उस सब्जेक्ट से कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी ने सीपीएम पट को 2 दिन दे दिए और उसमें 1 to 2 मार्क्स है, तो वो टाइम वेस्टेज है, ये कोई स्मार्ट प्रिपरेशन नहीं है। और इवन लास्ट टाइम पे ऐसी छोटी छोटी गलतियां हमारे गेट स्कोर में काफ़ी इफेक्ट डाल सकती हैं। तो हमारी जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी स्मार्ट होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से हम कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो टाइम अलॉट करेंगे हम किसी भी सब्जेक्ट की रिवीजन के लिए, वो अकॉर्डिंगली उसके मार्क्स पे डिपेंड करेगा। तो जो टाइम अलॉटमेंट और स्पीड ऑफ रिवीजन है किसी भी सब्जेक्ट की, वो हमारी किस पे डिपेंड करनी चाहिए, शुड डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स विच वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। Now let's come to next point, 1 month revision strategy. Now along with my experience, I have talked to many toppers and all of them had these common points which they found important. तो आगे जो भी 5-10 मिनट की वीडियो है उसको हमें काफ़ी ध्यान से सुनना है और उसको हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये लोग चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं और लोगों को पता भी होती हैं, पर कमिटमेंट और प्रोसेस अगर सही है आपका तो आप अंडर 100 बहुत इजीली स्कोर कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो 3 चीज़ों पे मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ। फर्स्ट इज सब्जेक्ट नोट्स, प्लस सेकंड इज गेट प्रीवियस ईयर, प्लस थर्ड इज टेस्ट सीरीज। तो ये 3 चीज़ें हैं और कोई भी स्टूडेंट इन 3 चीज़ों में आखिरी 1 मंथ में बैलेंस बना पा रहा है तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर करेगा, काफ़ी हाई स्कोर करेगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट नोट्स पे आते हैं। तो अब 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स विद वेल ऑर्गेनाइज्ड शॉर्ट नोट्स और स्टूडेंट विदाउट शॉर्ट नोट। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके शॉर्ट नोट्स हैं, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड हैं, उनके जो फॉर्मूलेस उनको डिफिकल्ट लगते हैं उन्होंने इंक्लूड किए हैं, अपनी गलतियां इंक्लूड की है, जो कॉन्सेप्ट फॉरगेट कर जाते हैं फ्रिक्वेंटली उनको इंक्लूड किया है। ऐसे बंदे जिनके शॉर्ट नोट काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और काफ़ी चीज़ें कवर्ड हैं, तो उनको मैं एक्स कैटेगरी में डालता हूँ। और ऐसे बच्चे जो शॉर्ट नोट जिन्होंने बनाए नहीं और जिन्होंने बनाए हैं बट वो इतने वेल मैनेज नहीं है या वेल कवर्ड नहीं है, तो उनको मैं वाई कैटेगरी में डालता हूँ। जो जो एक्स कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इनको इस टाइम पे क्या करना है, उनको जो उनके शॉर्ट नोट्स हैं उनको थॉरली रिवाइज करना है और उनको रिवीजन थ्रू क्वेश्चन और प्रैक्टिस थ्रू क्वेश्चंस करनी है। उनको प्रैक्टिस किससे करनी है, प्रैक्टिस थ्रू क्वेश्चंस। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके जो शॉर्ट नोट्स हैं काफ़ी वेल वर्स्ड हैं, काफ़ी कवर्ड हैं, अच्छी तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो ऐसे लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी हार्ड वर्क कर चुके हैं। तो ऐसे बच्चों को फोकस रहना और क्या करना है, अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको थॉरली रिवाइज करना है और जो क्वेश्चंस और जो रिवीजन करनी है वो थ्रू क्वेश्चंस करनी है। यानी उन्होंने गेट प्रीवियस ईयर उठा लेने किसी भी सब्जेक्ट्स को और उसको स्टार्ट कर देना है सॉल्व करना, और उनको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो उनसे पहली बार में नहीं बने थे, क्योंकि इस टाइम पे सारे क्वेश्चंस को दोबारा बार बार करना टाइम वेस्टेज है। तो जो पहले भी एक बार में क्वेश्चंस हो गए थे वो अब भी हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अपने आप को डाउट नहीं करना है कि वो क्वेश्चन तुम दोबारा दोबारा कर रहे हो। जो क्वेश्चन पहले जब तुमने प्रैक्टिस की थी तब फर्स्ट टाइम में हो गए थे, तो अभी भी फर्स्ट टाइम में हो जाएंगे। बट जो उस टाइम पे फर्स्ट बार में नहीं हुए थे या तुम्हें कोई डाउट था या तुमने उस क्वेश्चन को सर्कल किया था, उन क्वेश्चन को तुमने रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह। और ऐसे क्वेश्चन में अगर तुम कंसेप्ट भूल रहे हो कोई, तो ऐसे कंसेप्ट को तुमने अपने सब्जेक्ट नोट्स में से देखना है, जो तुम्हारी कोचिंग की कोई कॉपी है या तुमने अपने नोट्स बनाए हुए हैं जो काफ़ी डिटेल्ड हैं, जो शॉर्ट नोट नहीं है, वहाँ से तुमने उन कंसेप्ट को रिवाइज करना है या कोई टेक्स्ट बुक से रिवाइज करना है। तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी है कि तुमने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है अपने, फिर क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे क्वेश्चन जो तुमसे नहीं बन रहे हैं, जो तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहे हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट को तुमने अपनी जो डिटेल्ड कॉपी है जहाँ पे तुम्हारे सारे नोट्स हैं उससे देखना है या फिर टेक्स्ट बुक से देखना है, राइट। अब वाई कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में आते हैं। अब जो वाई कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हैं जिनके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो उनको क्या करना है, उनको जो उनके कोचिंग के सब्जेक्ट नोट्स हैं या जो उन्होंने अपने सब्जेक्ट नोट्स बनाए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उनको थॉरोली रिवाइज करना है। बट थॉरोली तो रिवाइज करना है, बट ये नहीं है कि एक एक सब्जेक्ट को मैं 2-2 3-3 दे रहा हूँ। तो ऐसा होएगा तो मैं अपनी प्रेपरेशन में काफ़ी पीछे हो जाऊँगा, काफ़ी लोगों से, क्राउड से पीछे रह जाऊँगा। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मेरे को अपने जो सब्जेक्ट नोट्स हैं उसको रिवाइज करना है, पर काफ़ी स्पीडली रिवाइज करना है
और टाइम आवर्स हैं ऐसे देने हैं कि जितने उससे हम मैक्सिमम मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग उसको टाइम आवर्स देने हैं। जैसे सॉइल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 16 से 20 मार्क्स हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसको मैं 2 दिन दे सकता हूँ, 1 डेढ़ दिन दे सकता हूँ, उसको मैं ज़्यादा टाइम देना अफोर्ड कर सकता हूँ। बट सिमिलरली सीपीएम बट बीएमसी है, उसका डेप्थ तो ज़्यादा है, बट उससे 1 to 2 मार्क्स है, तो मैं उसको इतना टाइम नहीं दे सकता। तो मैं एक बार गो थ्रू कर लूँगा उनसे कि क्या-क्या दिया हुआ है। तो जो सब्जेक्ट नोट्स है, मैं जब गो थ्रू कर रहा हूँ, तो मेरे को किन चीज़ों पे ध्यान देना है, किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो ऐसे जो वाई कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनको किन-किन चीज़ों में ध्यान देना है, उनको जो सारे फॉर्मूले जो उनको अपने सब्जेक्ट नोट्स में हैं, वो देख लेने हैं, राइट? सेकंड, जो भी उन्होंने नोट्स में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, उनको देखना है। थर्ड, जो कोई डेरिवेशन की है, तो उसकी फर्स्ट स्टेप को हमने याद रख लेना है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि उससे भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो थ्योरी वगैरह लिखी है, उसके एंड रिजल्ट्स को देखना है कि उसका कंक्लूजन क्या था। वैसी-वैसी चीज़ें हमें देखनी है और स्पीडीली हमें रिवाइज़ करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जब भी एक्स कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जब शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ कर रहे हैं, वाई कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट सब्जेक्ट नोट्स रिवाइज़ कर रहे हैं, तो दोनों की जो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, वो ऐसी रहनी चाहिए कि वो एक टाइम पे 2 या 3 सब्जेक्ट को साथ लेके चलें। 2 और 3 सब्जेक्ट प्लान होना चाहिए। 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट प्लान होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि हमारा एंड टाइम है, तो हमें यहाँ पे माइंड को लगना चाहिए कि उसको सारे सब्जेक्ट एक साथ रिटेन करने हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि हम एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पे फ़ोकस हैं, एक मतलब 1-1, 2-2 दिन सिर्फ़ एक ही सब्जेक्ट को कर रहे हैं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें 2 या 3 सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है। क्या मतलब है कि जैसे सिमिलर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, लाइक सोम है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इनको हमें एक साथ करना है, यानी 2-3 घंटे हम सोम करनी है और फिर अगले 2-3 घंटे हमें स्ट्रक्चर एनालिसिस पे फ़ोकस करना है। ऐसे ही जैसे इन्वायरमेंट है, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन है, सिमिलर काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, तो कुछ टाइम इन्वायरमेंट को देना है, कुछ टाइम इरिगेशन को देना है, कुछ टाइम हाइड्रोलॉजी को देना है। तो माइंड को लगना चाहिए कि हमें मल्टी सब्जेक्ट एक साथ रिटेन करने हैं, तो माइंड को फील आनी चाहिए। तो वो तभी आएगी जब हम 2 या 3 सब्जेक्ट को साथ लेके चलेंगे, साथ रिवीजन लेके चलेंगे, तभी होएगा। नहीं तो एक-एक सब्जेक्ट को हम 1-1, 2-2 दिन अलग से रिवाइज़ कर रहे हैं, फिर दूसरे को कर रहे हैं, तो जो माइंड है वो लॉन्गर टाइम तक वो कांसेप्ट को रिटेन नहीं कर पाएगा, वो टेंड टू फॉरगेट कर पाएगा। तो माइंड को फ़ील आनी चाहिए कि हमें सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है। तो उसमें ये 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट प्लान काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ 1 मंथ रिवीजन है कि जो सब्जेक्ट नोट्स या शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने हैं, तो वो हमें कितने दिन करना है? तो इनिशियल 9 टू 10 डेज़ हैं, हम इन सब चीज़ों को दे सकते हैं, अपनी रिवीजन को दे सकते हैं अपने सब्जेक्ट नोट्स के, राइट? ये 9-10 दिन हमें इनिशियली ये सब करना है। फिर बाकी बचे 8 से 10 दिन हमें क्या करना है? जो नेक्स्ट स्टेज आएगी, सेकंड स्टेज ऑफ रिवीजन, उसमें हमें क्या करना है? अब हमने सारे शॉर्ट नोट्स या सब्जेक्ट नोट्स को एक बार नज़रों से देख लिया, रिवाइज कर लिया, और कई बच्चों ने कुछ कुछ क्वेश्चन भी उसके रिवाइज कर लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है, हमें दोबारा से अपने शॉर्ट नोट्स किसी सब्जेक्ट के उठाने हैं, लेट जैसे सोम या स्ट्रक्चर का उठाया, उस शॉर्ट नोट्स को देख लिया एक बार स्पीडली, तो उस सब्जेक्ट के हमें सारे टेस्ट दे देने हैं। लेट जैसे कि मैंने सोम के शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए, तो उसके 3 टेस्ट होएँगे, 2 टॉपिक वाइज़ होएँगे, 1 फुल लेंथ होएँगे, उसी दिन मैंने वो सारे टेस्ट दे देने हैं और जो भी मैं अपनी गलतियाँ कर रहा हूँ, उसको मेरे को एनालाइसिस करके अपने शॉर्ट नोट में पुट ऑन कर देना है। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो मेरी रिवीजन सेकंड स्टेज हो रही है, मैं दोबारा शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ कर रहा हूँ और जो अपनी गलतियाँ उनको मैं शॉर्ट नोट्स में ऐड भी कर रहा हूँ, राइट? तो फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक-एक सब्जेक्ट को उठा रहा हूँ, उसके जो मेरे को सब्जेक्ट टफ लग रहे हैं, उनको मैं उठा रहा हूँ, उनके सारे टॉपिक वाइज़ टेस्ट दे रहा हूँ उसी दिन शॉर्ट नोट्स की रिवीजन के साथ, और जो-जो गलतियाँ कर रहा हूँ, उनको भी मैं अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो इस टाइम तक मैं क्या कर पा रहा हूँ, इस टाइम तक मैंने अपने सब्जेक्ट नोट्स को एक बार रिवाइज़ कर लिया, शॉर्ट नोट्स को एक बार रिवाइज़ कर लिया, फिर सेकंड स्टेज में मैं दोबारा शॉर्ट नोट को रिवाइज़ करके टॉपिक वाइज़ टेस्ट दे रहा हूँ कुछ-कुछ, जो-जो मेरे को टफ लग रहे हैं या जो-जो टॉपिक्स मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, उनके मैं सब टेस्ट दे रहा हूँ एक के दिन, और जो गलतियाँ कर रहा हूँ उनको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर रहा हूँ। तो ये मेरी सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन तक मैं काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करूँगा, क्योंकि मेरी कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी एंड आई विल फ़ील माई सेल्फ इन द कॉम्पिटिशन। नाउ थर्ड स्टेज में हमें क्या करना है? थर्ड स्टेज में जो आखिरी जो 7-8 दिन बच जाएँगे या 8-10 दिन बच जाएँगे, उसमें हमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे फ़ोकस करना है हमारा। हमारा सारा फ़ोकस किस पे होना चाहिए? फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे। तो जो थर्ड स्टेज है रिवीजन का, उसपे हमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे फ़ोकस करना है। और कैसे करने हैं हमें मॉक टेस्ट? कि जो भी हमारे एडमिट कार्ड में सेशन आया हो, या मॉर्निंग सेशन है या आफ्टरनून सेशन है, उस अकॉर्डिंग हमें रोज़ कम से कम एक फुल लेंथ उस टाइम पे देना है। तो जैसे 9 से 12 या 2 से 5 उस फुल लेंथ को कवर करके उसको थॉरोली रिवाइज़ करना है,
और ऐसा देखना है कि ऐसे कौन से कंसेप्ट्स हैं जहाँ पे हमें टफ लग रहे थे, जो हम भूल रहे थे या हम याद नहीं थे, जो रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं उनको हमें दोबारा जाके सब्जेक्ट नोट या शॉर्ट नोट से देख लेना है, और जो गलतियां करें उनको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना है, राइट। तो ऐसे-ऐसे चीज़ें हम ग्रो करते रहेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज है इन 1 मंथ रिवीजन स्ट्रैटेजी, अपने जो सब्जेक्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स की, उनकी 1 रिवीजन करनी है, 1 साइकिल ऑफ रिवीजन कंप्लीट करना है, और कुछ क्वेश्चंस रिवाइज़ कर लेने हैं जो हम पहली बार पे नहीं बने थे। फिर सेकंड स्टेज ऑफ रिवीजन पे हमें दोबारा शॉर्ट नोट्स अपने रिवाइज़ कर लेंगे, और उस टॉपिक सब्जेक्ट के सारे टेस्ट दे लेंगे, जो गलतियाँ करें उनको ऐड ऑन कर लेंगे। फिर थर्ड साइकिल ऑफ रिवीजन पे हम अपने फुल एंड मॉक टेस्ट देंगे, उस टाइम पे जो हमारा सेशन बना है फाइनल गेट पेपर पे, और जो कंसेप्ट भूल रहे हैं उनको दोबारा शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लेंगे, और ऐसे भी शॉर्ट नोट्स हम रिवाइज करते रहेंगे। तो 3 साइकिल ऑफ रिवीजन हो जाएंगे हमारे शॉर्ट नोट्स के टिल एंड तक, और हम अब काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, और हमारी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी वेल वर्स्ड रहेगी, राइट। तो अगर ये सब चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं, ये सब प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, जो कि काफ़ी सिंपल लगता है, और काफ़ी लोगों ने और भी बोला होगा, बट इसको प्रोसेस को कमिटमेंट से करना वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। काफ़ी चीज़ें सिंपल लगती है कि बस ये यही करना है, बट जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो और प्रॉपरली टाइम देके कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बहुत हाई स्कोर करोगे। अगर आप 90% भी ये चीज़ें फॉलो कर पा रहे हो, तो आपको रैंक लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and do click on bell icon in order to know more informative videos like this. Thank you guys.